प्रॉब्लम प्रॉब्लम का नामो निशान नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, फिर 1500 रुपए दे। 1500 रुपए दे। मैंने कहा ये क्यों? तो जिसको भी मजा आता है देना पड़ता है। अब साला वापस में रिवर्स में कैसे लूं डायलॉग को, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो फालतू भी तारीफ कर दी। अब बॉस ने कहा 1500 रुपए दो, मैं कपड़े बनाने वाली कंपनी में काम करता, कपड़ा ही सेल करता, किट में कपड़ा ही, और बॉस ने मुझे सेल कर दिया। उस समय डायरेक्ट सेलिंग में एक किट होती, उसके थ्रू ज्वाइन करना पड़ता था। अभी तो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आ गई है। अभी तो कोई भी किसी तरह का प्रेशराइजेशन या सजेशन नहीं दिया जा सकता कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। खरीदो तो भी ठीक, नहीं खरीदो तो भी ठीक, कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन मेरे समय पाबंदी थी कि कम से कम आपको लेना ही पड़ता। मेरी बहन आ जाओ। अरे मैं बाहर निकल जाऊंगा, आपको बैठने की जगह दूंगा। बैठो, यहाँ से बैठो, इधर बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, वो वहां नहीं इशारा करना, वहां से तो आपको हटाया मैंने, वहां तो मैं जाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। बहन उधर किसको थोड़ा सा, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने तारीफ कर दी, बॉस ने 1500 रुपए मांग लिए। बॉस ने कह दिया कि जिसको भी मजा आता है उसको देने पड़ते। अब मैंने सोचा साला अब रिवर्स में डायलॉग को कैसे लूं। मैंने 1500 रुपए दिए, दिल पर पत्थर रखता। मैंने कहा यार बॉस नाराज हो जाएगा, इंक्रीमेंट में फर्क पड़ेगा इसका। कोई 1500 रुपये कोई खजाना तो है नहीं, दे दिया तो दे दिया, क्या लग गए तो लग गए, कपड़े तो आ ही रहे ना, तो ले लेते। मैंने किट ले ली। शाम को छुट्टी हुई, मैंने किट को स्कूटर पे टांग दिया और ऑफिस की घर की तरफ रवाना हुआ। घर की तरफ रवाना हुआ तो फ्री होते ही मेरे दिल और दिमाग ने बात करना चालू किया। दिल और दिमाग ने थोड़ा चलते ही बोला, फंस गया ना। क्या बोला? फंस गया ना। तो दिल ने बोला यार बेटा क्या करता, समझना भाई, बॉस है, बॉस को कैसे मना करता यार, ज्वाइन करना पड़ा मुझे। अरे फिर भी कोई बहाना बना सकता था। अरे मैंने कहा कैसे बनाता यार, बॉस को कहता सैलरी पैसे नहीं है, तो बॉस कहता सैलरी से काट लेंगे। हम दोनों ही झाड़ा का, इधर दिमाग प्रश्न कर रहा, इधर दिल जवाब दे रहा, और बातें करते करते मैं घर के पास पहुंच गया। घर के पास पहुंचते ही मेरी बीवी मुझे दूर से ही नजर आ गई। मेरे बीवी नजर आते ही मेरा दिमाग गायब। अब दिल बच गया केवल। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी ने मेरे से सुबह सुबह 60 रुपए मांगे थे, और मैंने कहा डार्लिंग अभी पैसे नहीं है, सैलरी आने पे देंगे। अब मैं 1500 के कपड़े खुद के लिए खरीद के लाया हूं, और मेरी बीवी को अगर यह बात पता चल गई तो मेरी बीवी मेरे पूरे खानदान के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे सामने पेश करेगी। मैंने कहा भाई साहब ये तो भैया इतना बड़ा कांड हो जाएगा बहुत भारी, इस किट को दिखाएंगे नहीं बीवी को। ये हमने प्लानिंग की। तो बीवी जब थोड़ा सा उधर देख रही थी तो हमने किट को ऐसे वेंटिलेटर पे फेंक दिया। किसी ने फेंकते हुए देख लिया, वो किट को लेके भाग। मेरी पहली किट ही मेरे पास नहीं आई और मैं भाषण दे रहा हूँ। बीवी भगवान पर विश्वास नहीं है। ये भगवान को कहां पर किसको लाना है किसको पता नहीं है। अगले क्षण क्या होने वाला है ये पता नहीं है आपको। अब मैं शाम को सोने से पहले मैं देखने गया कि किट के क्या हालचाल है, तो अंदर जाके देखा तो किट ही गायब। 2 घंटे तक दिमाग खराब रहा। मैंने कहा यार ये फालतू में 1500 रुपये लग गए शुरुआत में, अच्छा नहीं हुआ। 2 बजे तक रात को मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने दिल को धीरे से समझाया, अरे मुकेश कोठारी होता है, बड़ी बड़ी सिटियों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। 1500 रुपये से क्या तेरी जिंदगी चल जाएगी, यूं ही समझ लेना कि जेब कट गई। ऐसे करके मैंने दिल को समझाया। रात को 2 बजे मुझे नींद आई और मैं मस्ती से सो गया। अगले दिन उठ गया, मैं भूल भी गया था। लेकिन अगले दिन जो ऑफिस पहुंचा, मेरा बॉस मुझे ऐसे देख रहा जैसे मैं उसकी प्रेमिका हूं। बॉस के दिल में प्यार, मतलब जो ही आपकी डाउनलाइन में कोई आदमी आता है कितना प्यारा लगता है आपको, ये मेरा आप। तो मेरे बॉस के मन में ऐसा प्यार पनप रहा है, वो मुझे ऐसे प्रेमिका की तरह ऐसे देख रहा और इतना मुस्कुरा रहा। मैंने कहा इसको हो क्या गया है, मेरे को देख कर कि मेरे को क्यों मुस्कुरा रहा। और धीरे से मेरे को थोड़ी देर बाद आया और बोला, मुकेश तूने जो किट लेना वो छोटी मोटी किट नहीं है, गांव की सबसे बड़ी गाड़ी तेरी, गांव का सबसे बड़ा, वो मोटिवेट कर रहा है, गांव का सबसे बड़ा बंगला तेरा होगा। इसीलिए आज रात को 8 बजे मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक मीटिंग रखी गई। बड़े बड़े व्यापारी आ रहे हैं जो व्यापार करने के गुर सिखाएंगे। मैंने अपनी अपलाइन से 2 टिकट छीन ली। 20 रुपए की एक टिकट है, क्योंकि मुझे पता है कोई जाए ना जाए 2 जरूर जाएंगे, एक मैं एक तुम।
तू तो मुझे मना करेगा ही नहीं, ये मुझे पहले ही पता था, इसलिए तेरी भी टिकट लेकर आया हूँ, चलेगा ना? मैंने कहा ये इनवाइट कर रहा है कि धमकी दे रहा है क्या? मतलब मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि ये क्या रहा है, चलेगा ना? लेकिन मुझे तभी याद आया कि मैं इंसान की औलाद हूँ और इंसान के अंदर खास बात होती है। गधा जो सोचता है वही करता है, बंदर जो सोचता है वही करता है, लेकिन इंसान सोच कुछ सकता है, कर कुछ सकता है, बोल कुछ सकता है। ये इंसान के अंदर ही पावर है और किसी के अंदर पावर नहीं। सही बात। तो बॉस ने कहा चलेगा ना? मैंने कहा बॉस आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है बॉस? आप कैसे सोच सकते हैं? आपने बुलाया तो हम 100% ही आएंगे। और मन में क्या सोच रहा हूँ, साले एक बार बुलाया था तो 1500 रुपये लिए थे, अब तेरा बाप बुला कर देख ले, मुझे कहीं जाने वाला नहीं। मन में ऐसा सोच रहा हूँ और मैं चाहता ही नहीं था। तो अगले दिन मेरे से बॉस पूछता था क्यों नहीं आया? मैंने कहा बॉस आना चाहता था, बहुत मन था बॉस, आप बुलाए और हम ना आए। बॉस मैं स्कूटर बाहर निकाल दिया था, लास्ट मोमेंट पे जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर बाद में जाके हमने देखा मैकेनिक की दुकान, तो रात को 8 बजे मैकेनिक की दुकान भी बंद हो गई थी। बॉस आने की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन वो स्कूटर की वजह से नहीं आ पाया। बॉस बताओ इसमें मेरी क्या गलती? बॉस को पता था मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम जब झूठ बोलते हो तो अपने आप को ऐश्वर्या राय समझने की गलती मत करना। साफ साफ क्लियर कट पता चल जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हर इंसान के पास सेंसर होते हैं जो सामने वाले का पता लगा लेते हैं कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन सामने वाला झूठ को साबित नहीं करता, मतलब वो तुम्हारा सम्मान करता है ना? तो मैंने बॉस को बोला आइए आइए आ जाओ आ जाओ, अरे अरे जगह है, आओ। भाई इतने लोग आ गए, ठीक मीटिंग की समाप्ति के 5 मिनट पहले आप आए हैं, उसके लिए बधाई हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। धरती पर बैठने में क्या शर्म है, बैठ जाओ ना कहीं पर। वो डाउनलाइन में जुड़ गए इसलिए जुड़ गया वायर। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, फास्ट आ जाओ। धन्यवाद। तो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, तो मैं जाता ही नहीं था। तो मैंने कहा स्कूटर खराब हो गया, तो बॉस ने कहा यार भाई ये देखो ये बहुत गंभीर समस्या है। बॉस को पता मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर बॉस को पता था कि अगर मैं साबित करूंगा कि तू झूठ बोल रहा है तो रिलेशनशिप खराब होगी, फिर आगे इस कैसे इन्वाइट करूंगा। तो उसने कहा ये बहाना तो बना ही रहा है, बनाने दो, हमें तो इन्वाइट आगे करना है। तो क्या कहता है, यार भाई देख स्कूटर का तो क्या कर सकते हो, ये तो मशीनरी है, कभी तेरी खराब कभी मेरी खराब। अब वो किस्सा सुना रहा, और पिछले महीने मेरे स्कूटर बंद हो गया था। मैंने मैकेनिक को बताया इंजन सीज हो गया था, 3000 रुपये लगे थे। भाई तू तो किस्मत वाला है, तेरा तो इंजन तो कम से कम सीज नहीं हुआ, खराब ही हुआ। चल कोई बात नहीं, अब इसमें तो तेरी कोई गलती नहीं ना, चल कोई बात नहीं, नहीं आया, मीटिंग तो आज भी है। पकड़ के छोड़ेंगे नहीं। अब आज इनवाइट करने के लिए पुरानी गलती को दोहराओगे तो कैसे इनवाइट कैसे करोगे? टाइम लग जाएगा ना। आज तो आएगा 100% सर, आज तो 100% आएंगे। जाता ही नहीं था। अगले दिन क्यों नहीं आया? चलो धन्यवाद, कोई बात नहीं। तो मीटिंग तो आज भी, मैं जाता ही नहीं था, अगले दिन भी। तो उसने कहा क्यों नहीं आया? तो मैं दूसरे दिन बहाना बनाता था, सर वो ना बीवी की तबीयत खराब हो। तो बॉस क्या कहता था, भाभी जी की क्या हुआ, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? तेरा भाई अभी जिंदा है, सारे डॉक्टर के नंबर डायरी में रहते हैं, आधी रात को भी याद करना मुकेश कोठारी, घर पर डॉक्टर लेकर आऊंगा। भाई आज सम्मान बढ़ गया तेरा, पति हो तो तेरे जैसे, जो अपनी बीवी की तबीयत खराब होने के बाद घर से बाहर नहीं निकले। वेरी गुड डिसीजन, कभी भी बाहर नहीं निकलना जब बीवी की तबीयत खराब हो जाए। मीटिंग तो आज भी है। अगले दिन क्यों नहीं आया? नहीं ठीक है बैठ जाइए। अगले दिन क्यों नहीं आया? मैंने कहा सर मेरी तबीयत खराब हो गई। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। खुद की तबीयत खराब हो तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए और घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मीटिंग तो आज भी है।
और वो मुझे रोज मैं मना कर रहा हूँ, बहाने बना और रोज ही मुझे इनवाइट कर रहा हूँ और ऐसे सोच रहा है जैसे मैं सच बोल रहा हूँ। हालत इतनी खराब हो गई 4-5 दिन में मेरी कि मैं टेंशन में रहने लगा। सुबह उठते ही मेडिटेशन करता था। अब मैं सुबह उठते ही सोचता था आज क्या बहाना बनाऊंगा। मैं कहीं खड़ा होता था तो सामने से परछाई निकलती थी तो मैं डर जाता था कि कहीं बॉस तो नहीं आ गया। और भाई सच बताऊं, मेरे बॉस ना मेरे सपने में आने लगा। मैं जो ही गहरी निंद्रा में सोता था, मेरा बॉस मेरा हाथ पकड़ के कहता था चल मीटिंग है। तो मैं नींद में चिल्लाता था बॉस मैं बहुत बिजी हूं। तो बीवी कहती तुम कहां बिजी हो, तुम तो सो रहे हो। यार ये दिमाग का दही कर दिया इस बॉस ने, कैसे इनवाइट कर रहा। और मेरी बहुत हालत खराब, बहुत ज्यादा हालत। 15 दिन निकल गए। 15 दिन बाद बॉस को पता था कि अब ये लोहा पिघल गया। 15 दिन बाद बॉस क्या कहता है, लैंडलाइन पे कॉल करता। उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। अरे तेरे घर के बाहर से निकला था, ड्राइंग रूम खाली था, कोई घर के बाहर गाड़ी नहीं खड़ी थी, आवाज नहीं आ रही थी, लाइट बंद थी, आज घर पे कोई मेहमान तो नहीं आया। मैंने कहा आज तो कोई मेहमान नहीं आया। ओके स्कूटर कैसा है। मैंने कहा सर स्कूटर तो आज बहुत अच्छा है। ओके तू और तेरी बीवी दोनों गार्डन में दौड़ रहे थे, मतलब दोनों की तबीयत ठीक ही है ना। मैंने कहा दोनों की तबीयत ठीक ही है, आ जा। अब 15 दिन बाद मुझे लगा साला आज अगर नहीं गया तो 15 दिन की पोल खुलेगी। तो अब आज जाना पड़े। आज कुछ लोग इसी तरह आज मजबूरी से आए होंगे। कुछ लोगों की तो शकल ही बता रही कि इनको किडनैप करके लाया गया, ये आना नहीं चाहता, या फिर लाकर बिठा दिया गया है। अब 15 दिन बाद मैं सिर्फ इसलिए गया कि 15 दिन के झूठ पर मरहम लग जाए, ताकि बॉस 15 दिन को सही माने। अपनी बात को साबित करने के लिए मैंने गया। मैंने कहा 10-15 मिनट के लिए जाएंगे, जो ही बॉस शकल देख लेगा फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी और अपन गायब हो जाएंगे, बॉस की बात भी रह जाएगी। मैं बिल्कुल गेट के पास जाके बैठ गया। गेट के पास समझदार लोग ही बैठते हैं ताकि सीधा टर्न मारते ही बाहर। तो मैं एकदम पीछे की तरफ बैठ गया जाके। लेकिन मेरा बॉस इतना खतरनाक, उसने मुझे देखते कहा ए मुकेश पीछे क्या कर रहा है, तेरी जगह आगे रुकी हुई, चला आजा। उसने फिर आगे बिठा दिया। मैं आगे की तरफ आ गया। काउंसलिंग मीटिंग चल रही है, 1-to-1 काउंसलिंग हो रही है। और काउंसलिंग मीटिंग में 9 आदमी मेरे बॉस ने पूरे महीने में ज्वाइन कराए थे अनिल जी, 9 के 9 बैठे हुए इंक्लूडिंग मी। और बॉस है ना काउंसलिंग कर रहा है 1-to-1 और बात कर रहा है। काउंसलिंग का क्या महत्व है वो मैं समझाना चाह रहा हूं। दुनिया में लीडर काउंसलिंग से बनते हैं, सेमिनार से केवल मोटिवेशन मिलता है वन टाइम ज्वाइन करने का। अगर मन की शंकाएं नहीं निकालोगे तब तक लीडरशिप का निर्माण होगा ही नहीं। तो मेरे बॉस ने काउंसलिंग चालू की और मेरे बॉस ने मुझे पहला प्रश्न मेरी तरफ देख के बोला, दुनिया में अमीर बनने का क्या नियम है पता है। मैं फुल कंफ्यूज। मैंने कहा ऐसा भी कोई नियम होता है। साला बीकॉम तक कर ली, कोई ऐसा नियम किसी किताब में नहीं आया। और अगर है तो आता क्यों नहीं, लोगों को बताते क्यों नहीं, और लोग बताते तो लोग गरीब क्यों हैं अगर अमीर बनने का नियम पता है तो। मैं सोच ही रहा था, तभी तक उसने बोला 95% लोग अमीर क्यों नहीं बनते पता है, क्योंकि उनको रूल का पता ही नहीं। मैं और क्यूरियोसिटी हो गया। मैंने कहा अच्छा मतलब 5% लोगों को ही पता है, इसका मतलब ये बताएगा। तभी उसने कहा 95% लोग समझते हैं अमीर 3 वजह से बनते हैं। पहला, अगर हमारे पिताजी बहुत अमीर है और वो मर गए तो सारी जायदाद हमें दे देते। तो अमीर बनने का पहला तरीका दादाजी पिताजी का अमीर होना है ना। कुछ लोग सोचते हैं मेरे दादाजी अगर बहुत पैसे छोड़ के जाते ना तो मैं भी अमीर होता। तो भाई साहब धीरू भाई अंबानी भी बहुत छोड़ के गए, दोनों बेटों को बराबर दिए थे। एक दिवालिया हो गया, एक ने 1000 गुना कर दिया। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हें 100 करोड़ दे देंगे तो तुम अमीर बन जाओगे। एक डिसीजन गलत और 100 करोड़ जीरो। बनाने में 100 साल लगेंगे, जीरो करने में 100 साल नहीं लगते भाई साहब। एक गलत निर्णय पूरे साम्राज्य को ढा देता। दूसरा, 90% लोग अमीर बनने की कैसे सोचते हैं कि हमारे अंदर अगर बहुत दिमाग होगा या हमारे अंदर बहुत पढ़ाई हम करेंगे या इंटेलिजेंट होंगे तो हम अमीर बन जाएंगे। इस गलत फहमी में मत रहना, ये भी गलत है। न पढ़ाई से कोई लेना देना है अमीरी का, न दिमाग से कोई लेना देना है अमीरी का। अगर ऐसा होता तो मुझे चीज का आंसर दीजिए। दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों में से एक भी
कंपनी का मालिक, दुनिया की 100 बड़ी कंपनियां पूछ रहा हूं, एक भी कंपनी का मालिक कभी अपनी स्कूल का भी टॉपर नहीं रहा। और दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटी के सारे टॉपर उन्हीं के यहां पर काम करते हैं। तो ये कैसे हो गया? अब आप ये कहते हो कि दिमाग होना चाहिए, दिमाग तो इंटेलिजेंट जो पढ़ा लिखा उसके पास ज्यादा है, लेकिन वो नौकरी करता है, मालिक बनने के लिए इस क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। सुंदर पिचाई, द IIT टॉपर खड़गपुर। सुंदर पिचाई साहब गूगल के CEO बने, गूगल के मालिक नहीं, क्योंकि गूगल के CEO बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है, मालिक बनने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है। और हम 95% लोग CEO बनने के पीछे दौड़ रहे हैं। मालिक बनने का ये कोई तरीका ही नहीं है। मालिक बनने के लिए ऐसी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं जिसमें दिमाग होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। ऐसा मालिक बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं। मालिक बनने के लिए दिमाग होना जरूरी है। खुद का चाहे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, यस, क्या बोला? बहुत बड़ी बात। खुद का जरूरी नहीं है, अपने पास दिमाग होना चाहिए। और सारे व्यापारी लोग क्या करते हैं, अपने पास दिमाग रखने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर को हायर करते हैं। खुद के पास ज्यादा दिमाग नहीं है, वो क्या पैसा देकर इस दिमाग को मेरे पास लाओ, इस दिमाग से मैं कराऊंगा। क्यों? मैं सोच बहुत अच्छा सकता हूं और ये कर बहुत अच्छा सकता है, दोनों में अंतर होता है। धीरू भाई अंबानी 8वीं क्लास में जब पढ़ते थे, एक गुजराती परिवार में जन्म हुआ। पैसों के प्रति अट्रैक्शन था, बचपन से ही पार्ट टाइम नौकरी चालू की 50 रुपए पर मंथ में। उनका दोस्त उसे आके कह गया कि भाई साहब, साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट पेट्रोल पंप लगा रही है, उसे थोड़ा बहुत हिसाब किताब आना चाहिए, 8वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 400 रुपये सैलरी मिलेगी महीने की, चलोगे क्या? धीरू भाई अंबानी 400 रुपये की सैलरी के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। 2 साल तक नौकरी की, बहुत सारा पैसा कमा के लाए। और जब पैसा कमा के लाए ना, तो उन्हें व्यापार करना था। व्यापार करना था तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, दिमाग भी ज्यादा नहीं था, तो उन्होंने कहा दिमाग खरीद लूंगा। तो उसने क्या किया, 100 रुपए में अपना सेक्रेटरी रखा, MA। जब उनकी सैलरी 50 थी तो उन्होंने दिमाग क्या रखा अपने पास, MA। अब धीरू भाई अंबानी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। धीरू भाई अंबानी के मन में जो भी बात आती थी, पढ़े लिखे आदमी से पूछता था, ए भाई साहब, ये बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा? अब दूसरा काम किसका था? पढ़े लिखे आदमी का। वो खुलवाता बैंक अकाउंट। धीरू भाई अंबानी को लगता था ज्यादा माल खरीदेंगे तो गारंटी कौन देगा? अभी गारंटी क्या होती है, LC क्या होती है, ये पढ़ा लिखा आदमी बताता था। धीरू भाई अंबानी केवल बोलता था और पढ़ा लिखा आदमी उसके लिए काम करता था। अब धीरू भाई अंबानी के पास दिमाग नहीं था, लेकिन उसके पास दिमाग था। खुद का दिमाग नहीं था, लेकिन दिमाग उनके पास था, क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने दिमाग अपने पास रख लिया। धीरू भाई अंबानी अपने अंतिम वाक्य में क्या लिखते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा इंडिया में पैसे वाला बनना बहुत आसान काम है, क्योंकि पैसे वाले बनने के लिए दिमाग चाहिए, खुद का नहीं। दिमाग चाहिए, खुद का नहीं। अपना खुद का दिमाग नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए पैसे वाला बनने के लिए। और IIT के एग्जाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, यानी दिमाग सरकारी ढूंढती है, और फिर उन्हें एडमिशन देती है, सब्सिडी देती है, टॉपर बनने वालों की लिस्ट प्रकाशित करती है कि कौन मेरिट में आया। आपको सिर्फ उन्हें कलेक्ट करना है दिमाग को। और ये दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां क्या करती है पता है? एक बच्चे ने जब काम का अनुभव ही नहीं होती तभी उन्हें पैकेज देके ले लेती है, क्योंकि वो उनके ब्रेन को परचेज करती है। क्योंकि पता ही IIT का टॉपर है, इससे मैं कुछ भी करवाऊंगा, इनके अंदर दिमाग है। और अल्टीमेट 50 आदमियों की धीरू भाई अंबानी टीम रखता था। जो कोई भी टॉपर होता था ना, उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल लेती थी। उस समय कोई ये डिजिटलाइजेशन का, मोबाइल का जमाना नहीं था, इंटरनेट का, फिजिकली पता करना था। तो IIT टॉपर कोई बनता था ना, तो उसके पूरे खानदान का पता लगा लेते 50 लोग। उसके मोहल्ले में किसके पास टेलीफोन है उसका भी पता लगा लेते थे। और पता लगाने के बाद धीरू भाई अंबानी को नंबर देते थे। धीरू भाई अंबानी डायरेक्ट ही कॉल करता था, गुड मॉर्निंग, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूं, आपको बहुत बहुत बधाई हो शर्मा जी, आपने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल टॉप किया है। हम एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं।
आपके जैसे होनहार इंजीनियर्स की हमारी जरूरत है। क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे? धीरू भाई अंबानी को पता है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, मैच्योर आदमी है, तुरंत हाँ नहीं करेगा। लेकिन धीरू भाई अंबानी को ना सुनना पसंद ही नहीं था। उसे पता है ये बोलेगा, मैं सोच के बताऊंगा, 2 दिन में जवाब देता हूं, पिताजी से पूछता हूं, डिस्कस करता हूं। उसने कहा इसको सोचने का मौका नहीं दूंगा। वो कहे सर शर्मा जी कभी भी देख लेना, आपके हिसाब से आना हो तो एक बार पीछे घूम के देख लो ना। पीछे घूम के देखा, शर्मा जी पीछे घूमोगे तो हमारा एक आदमी खड़ा होगा आपके गेट पर, उसके हाथ में 3 लिफाफे। पहले लिफाफे में एयर इंडिया का टिकट है बिजनेस क्लास का दिल्ली से मुंबई। दूसरे लिफाफे में होटल ताज का वाउचर है एग्जीक्यूटिव सूट का। तीसरे लिफाफे में 30,000 रुपए है, क्योंकि इंटरव्यू में टोटल 3 दिन लगेंगे, 3 दिन आपके खराब होंगे और अगर आपने ज्वाइन भी नहीं किया तो 3 दिन में 30,000 आपको मेहनताना मिलना चाहिए। तो मेहनताना के रूप में 3 दिन का वेतन यानी 30,000 रुपए भी आपको दिया जाएगा। अब बताओ आएंगे क्या? आएंगे, आना है, आएंगे। अब दिमाग वाला आदमी सोचता साला 3 दिन तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, 30,000 कमाने का मौका, और मेरे पिताजी भी कभी फ्लाइट में नहीं बैठे और ताज में शायद जिंदगी में कभी रुक पाऊंगा कि नहीं रुक पाऊंगा। वो कहा ठीक है सर कल मैं आ रहा हूँ, ओके डन, कल मिलते हैं। अब अगले दिन इंटरव्यू, इधर धीरू भाई अंबानी, इधर आए टीम टॉपर। अब धीरू भाई अंबानी खूब देर तक उसको देख देख के मुस्कुराए, पूछे नहीं, इंटरव्यू चालू नहीं करे। तो उसे शर्म आई, उसने कहा सर इंटरव्यू चालू करो ना सर, कुछ पूछो। तो धीरू भाई अंबानी ने कहा मैं तेरे से क्या पूछूं, मैं 8वीं पास, तू IIT का टॉपर। मैंने अगर तुझे से कुछ पूछ भी लिया तो पता किससे चलेगा कि जवाब सही है कि गलत, और मुझे क्या पता तू बोल रहा हो सही है कि गलत, मैं तो 8वीं पास हूं भाई, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं। इसलिए प्रभु आपके दिमाग पर मुझे कोई शंका ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, क्योंकि सरकार ने तुम्हें खूब पूछ लिया है और 5 साल तक रगड़ा है, तब तुम यहाँ आए हो। इसलिए मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, कितने लोगे, सैलरी कितने लोगे। अब पढ़े लिखे आदमी सब एनालिसिस करके जाते हैं, पहले जो टॉपर रहा था उसको 4 लाख 3 लाख रुपए मिले थे, इसे पता लगा के जाते हैं। वो कहता पहले वाले टॉपर को 3 मिले थे, मैं 4 मांगूंगा ताकि 3.5 में डन हो जाए। तो कहता सर मैं 4 लाख से कम नहीं लूंगा। तो धीरू भाई अंबानी मुस्कुरा के कहते हैं हम 5 लाख से कम तो देते ही नहीं किसी को, डन 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 डन, इसको ले लो भाई ले लो, 5 लाख में डन इसका। कब ज्वाइन करोगे? दूसरा प्रश्न। खरीदे हैं। 2 ऑप्शन है। धीरू भाई अंबानी को ना सुनना पसंद नहीं था, वो आगे से आगे पेतरा फेंकता था। 2 ऑप्शन है, 15 दिन बाद ज्वाइन कर लो, 15 दिन बाद सैलरी चालू हो जाएगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन ये है आज ज्वाइन कर लो, 14 दिन की छुट्टी ले लो, 15 दिन की सैलरी मिलेगी। क्या बोला? आज ज्वाइन कर लो। एक ऑप्शन है 15 दिन बाद ज्वाइन करो, 15 दिन बाद की सैलरी चालू हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है आज ज्वाइन कर लो, कल से 14 दिन की छुट्टी ले लो, 15 दिन की सैलरी मिलेगी। अब दिमाग वाला आदमी क्या सोचेगा? कर लो अभी तुरंत, आज ही ज्वाइन कर लो यार, सारे नौकरी वाले तो ऐसे ही होते हैं। वो कहा भाई साहब आज ही करा दो, लाओ एग्रीमेंट फटाफट। उनको पता है इसको अगर आज भेज दिया तो ये दूसरी कंपनी वाले पीछे पड़ जाएंगे इसके। आज का आज एग्रीमेंट साइन कराओ, एग्रीमेंट साइन, कल से काम पर। ठीक है सर कल से काम पर। अगले दिन गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्या रोल रहेगा और मेरा क्या काम है मुझे बताया जाए। तो धीरू भाई अंबानी ने कहा मुझे क्या पता तेरा क्या काम है, मुझे कुछ नहीं पता बाबू, मुझे एक ही चीज पता है 5 लाख दिए हैं, इसके अलावा कुछ पता नहीं है। इसलिए 5 लाख तुझे दे दिए हैं, 1 साल में तुझे ये बताना है कि 500 लाख वापस कैसे आएंगे। क्या बोला? 5 लाख तुझे दे दिए हैं और 1 साल का टाइम है, 1 साल में तुझे ये बताना है कि मेरे को महीने के 500 लाख वापस कैसे आएंगे। अगर नहीं बताया तो लात मारो। ठीक है मेरे सोने का समय हो गया, मैं सोने जा रहा हूं। एक आदमी को जगा के वो सो गया। अब दूसरा आदमी उसके लिए काम करना चालू करा, अरे भाई लात मारेगा अगर 5 लाख कमाना का नहीं बताया तो। ऐ सेक्रेटरी इधर आओ, इसको एक प्राइवेट जेट दो, ये दुनिया में कहीं पर भी घूमे, इसे रोकने की जरूरत नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, मेरा ऑर्डर है। 50 आदमी की ये टीम रख सकता है, जितनी सैलरी ये देना चाहे दे, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। बाबू कोई आने का टाइम नहीं है, कोई जाने का टाइम नहीं है, जितना एडवांस चाहिए उतना लो। लेकिन याद है ना 1 साल बाद जब मिलेंगे तो 500 लाख का फॉर्मूला चाहिए, नहीं तो लात मारूंगा। अब भाई साहब आपको तो 8 घंटे की नौकरी, वो तो 24 घंटे नौकरी में फंस गया, उसको तो रात ही नींद नहीं आती, वो पूरे दिन में सोता, 500 कैसे आएंगे।
क्योंकि काम ही उसका सोचने का। 1 साल तक पूरी दुनिया घूमने के बाद उसके दिमाग में आइडिया है, फुल प्रूफ प्लान। वो प्लान क्या था पता है? वो प्लान था जामनगर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी। ये प्लान उस आईटी इंजीनियर का। रिफाइनरी काम। उसने आते ही कहा, सर लाइट किसने बंद की? अपने आप हुई। यहाँ पे ऐसा होता है, पंखा चालू लाइट बंद, ऐसा मतलब अलग अलग तरह से कनेक्शन होते हैं। अच्छा, ये अब मेरे हिसाब से वो चल रहा है इन्वर्टर। हाँ, यूपी है, इन्वर्टर चल रहा है। मेरा ऑन है। चलो जीत पाएंगे ये लोग। लाइट बंद करो या कुछ भी करो, मैं बातचीत बंद नहीं करूँ। चलो यार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब क्या हुआ? वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी का प्लान लेकर आया धीरू भाई अंबानी के पास 1 साल बाद। यस, बताओ क्या लेकर आए हो? सर, हमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी लगानी चाहिए जो हाई टेक्नोलॉजी की हो, जिसमें सभी तरह के क्रूड ऑयल को हम फिल्टर कर सकें। उसने कहा क्यों? इसलिए कि दुनिया के सारे गल्फ कंट्रीज के पास तेल है, लेकिन उनके पास रिफाइनरी नहीं है। रिफाइनरी डेवलप कंट्री के पास है, इसलिए कच्चे तेल को डेवलप कंट्री के पास ले जाने के लिए 4 रुपए ट्रांसपोर्टेशन रेट लगती है पर लीटर। अगर हम गल्फ कंट्री, क्योंकि हमारी समुद्री सीमाएं सारी गल्फ कंट्री से टकराती है, हम 2 पाइपलाइन लगाएं, एक पाइपलाइन कच्चा तेल आने की, एक पाइपलाइन तैयार तेल वापस जाने की, तो हम 4 रुपए लीटर का ट्रांसपोर्टेशन बचा सकते हैं। 1 रुपए का मार्जिन है, 4 रुपए एक्स्ट्रा, 5 रुपए के किंग बन जाएंगे। दुनिया में हमारे से बड़ा कोई भी प्लेयर ही नहीं रहेगा। धीरू भाई अंबानी को बात तो सही लगी। उसने कहा ये इतनी बड़ी पाइपलाइन बनाने में कितने रुपए लगेंगे? 70,000 करोड़। उस समय की बात है, 70,000 करोड़। धीरू भाई अंबानी ने हाथ में कैलकुलेटर लिया, फटाफट 70,000 करोड़ कैसे आएंगे पूरा दिमाग लगाया। फिर धीरे से पूछा, 70,000 करोड़ रुपए कितने दिन में कवर होंगे? वो कहे, सर सब कुछ मेरे हिसाब से चला तो 7 साल में ये पूरी रिफाइनरी फ्री। ओके, रिफाइनरी में कितना पैसा लगेगा? 30,000 करोड़, यानी टोटल 1 लाख करोड़। कितने साल? 8 साल। थोड़ा अंदर गया, सोचा, उसने कहा डन, लगाते। लेकिन बाबू 8 साल में ही फ्री होनी चाहिए, इसलिए पूरी रिफाइनरी का सीईओ तुझे ही बना रहा हूं। तू ही फैक्ट्री की जगह देख, तू ही मशीनरी देख, तू ही दुनिया की टेक्नोलॉजी देख, तुझे लगानी है। मुझे बहुत नींद आ रही है। वो चला गया सोने के लिए। अब वो सोच रहा क्या करूं क्या करूं। उसने वर्ल्ड की लार्जेस्ट